दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे दिया हुआ है कि ये मोनोएटॉमिक गैस है, यानी कि Cv कितना हो जाएगा, Cv हो जाएगा 3/2R। डेल्टा टी कितना है 300 to 600 केल्विन, यानी कि डेल्टा टी आ गया 300 केल्विन, प्लस n कितना है 2, R कितना है, R तो R है, और डेल्टा कितना है 300 केल्विन। तो ये गया, तो 900 प्लस 600 कितना होता है 1500, तो ये आ जाएगा 1500 R। ठीक है, ए बी प्रोसेस में वर्क डन कितना हो गया, सॉरी ए बी प्रोसेस में हीट कितना हो गया, हीट हो गया 1500। ये कुछ भी नया क्या क्या। अब डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। अब B टू C जाने में क्या मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। NCV डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो वो हो गया जीरो। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है वर्क डन। तो ये प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई किया क्या हमने, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, रिकॉल कर सकते हैं, वर्क डन होता है nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, फटाफट डिराइव भी कर सकते हैं बट याद ये रहना चाहिए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा nRT ln V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। तो यहां से मुझे मिल जाएगा n का वैल्यू है 2, r का वैल्यू है r। टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है TB, ये कितना था, ये था 600 केल्विन। तो यहाँ पे टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूट करूंगा 600 केल्विन ln V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब ये VD अपॉन VB कितना होगा, ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा ln VD अपॉन VB। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि VB जो है वो A का ट्वाइस है, और जो VD है वो VA का 4 टाइम्स है। इसका मतलब VD VB का ट्वाइस होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। VD बाई VB यहाँ से आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस मिलेगा, ये हो जाएगा ln2, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1200, और ln2 का वैल्यू होता है 0.693 इंटू R। ठीक है, आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो आपको लगभग आएगा 831.6 R। क्लियर है। फिर से हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई किया, डेल्टा यू निकाला, और डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस आइडेंटिफाई करके वर्क डन निकाल लिया, काम हो गया। क्लियर। तो बीसी के लिए भी हमने हीट निकाल लिया। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं सीडी की। सीडी में क्या हो रहा है, सीडी में क्या हो रहा है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो पहले बात करते हैं डेल्टा यू की। डेल्टा यू कितना होता है, NCV डेल्टा टी। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एन हमें पता है, सीवी पता है, और डेल्टा टी भी पता है। ठीक है, डी का टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन, और ए का टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी हमें पता है, तो निकल जाएगा डेल्टा यू। अब वर्क डन के साथ क्या हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये है आइसोकोरिक प्रोसेस है कि नहीं। क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि ऐसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 R, और डेल्टा टी, ध्यान रखिएगा डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो डी का, यहाँ पे डी का टेम्परेचर कितना है, TA 300, और सी का टेम्परेचर कितना है 600, यानी हम लिखेंगे इसको 300 माइनस 600, यानी कि माइनस 300। तो यहां से आ जाएगा माइनस 900 R, करेक्ट। तो हमने प्रोसेस CD के लिए भी हीट निकाल दिया। ओके, डन, क्लियर, परफेक्ट। अब चलते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है वो है D2A। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। कहानी रिपीट हो रही है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये कैसा प्रोसेस है, ये एक अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है।
यानी कि NCV डेल्टा टी में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 0 हो जाएगा। और वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा INRT ln V final डिवाइडेड बाय V इनिशियल। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, n का वैल्यू कितना 2, r तो r है, t कितना है यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए, t कितना है TA है, और ये TA कितना था 300 केल्विन। तो t का वैल्यू हमने लिख दिया 300 केल्विन। अब ln क्या लिखना है हमें, ln लिखना है हमें फाइनल वॉल्यूम क्या है V है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है VD, यानी कि VA डिवाइडेड बाय V। तो यहां से हमें मिल जाएगा 600 R, VA डिवाइडेड बाय VD कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4, करेक्ट। फिर इसको लिख सकते हैं 600 R, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 to the power -1, और फिर ये इसको लिख सकते हैं -2 ln2, और ln2 का वैल्यू आपको पता है 0.693, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे -831.6 R मिलेगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने हीट एब्जॉर्ब निकाल लिया सारे प्रोसेसेस के लिए, तो हमारा पार्ट बी सॉल्व हो गया, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे अप्लाई करना है, ये क्लियर है, डन, ओके। तो अगर ये हो गया डन, तो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट कह रहा है कि टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन बाय द गैस इन द कंप्लीट साइकिल। तो अगर कंप्लीट साइकिल की बात करें तो हम कंप्लीट साइकिल में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, हम किसी भी दो स्टेट के बीच में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, हमें कंप्लीट साइकिल के लिए भी, एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। तो इस पूरे साइकिल के लिए क्या होगा, इस पूरे साइकिल के लिए होगा हीट, क्या होगा, सारे प्रोसेसेस में जितना हीट है उसको जोड़ दो तो पूरे प्रोसेस के लिए हीट निकल जाएगा, ठीक है। एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू 0 होगा क्या, क्योंकि आप जिस टेम्परेचर से स्टार्ट किए उसी टेम्परेचर पे आप एंड कर गए, यानी कि आपका चेंज इन टेम्परेचर तो हुआ ही नहीं। अगर चेंज इन टेम्परेचर नहीं हुआ तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू 0 हो जाएगा। यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली वर्क डन हो जाएगा Q in the process AB plus Q in the process BC plus Q in the process CD plus Q in the process TA। इन सारों को आप ऐड कर दोगे तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए टोटल हीट निकल जाएगा, और वो टोटल हीट इस केस में वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये वर्क डन टोटल इतना आ जाएगा, क्लियर, डन। तो एक अच्छा रिवीजन हो गया आपका, वर्क डन कैसे निकालना है, डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालना है, डेल्टा यू कैसे निकालना है, डब्ल्यू कैसे निकालना है, PV इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करना, KTG का यूज करना, ये सारा आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया इन दो क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, an ideal gas with pressure P, volume V and temperature T is expanded isothermally to a volume of 2V and a final pressure Pi. If the same gas is expanded adiabatically to a volume of 2V, the final pressure is Pa, the ratio of the specific heat of the gas is 1.67, the ratio Pa upon Pi is, ठीक है। तो याद कीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, याद कीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए फिर इसका डिस्कशन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। PVT था, इसको आइसोथर्मली कहां पे ले गए हम, इसको हम ले गए PI 2V और सेम टेम्परेचर पे, आइसोथर्मली ले गए, इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
इसका मतलब PI कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हुआ है, डबल हुआ है, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हाफ हो जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। तो PI कितना हो गया, P/2 खत्म। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हुआ है, ये PVT से एडियाबैटिकली हम इसको कहां ले गए, PA टू बी, और टेम्परेचर मुझे पता नहीं तो PA लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर मुझे पता नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ PA निकालने में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, हाँ कि ना, PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि P1 V1 टू द पावर गामा शुड बी इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, और गामा क्या होता है, गामा इज द रेशियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटीज, ठीक है। ये स्पेसिफिक गलत है, ये होना चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। CP/CV का रेशियो होता है गामा, करेक्ट, गामा इज इक्वल टू CP/CV, याद है। ओके, तो अब यहाँ क्या करना है हमें, बहुत सिंपल है, हमें निकालना है P2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, P1 कितना है, P1 है इनिशियल प्रेशर कितना है, P, इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम चलो V मान लेते हैं, टू द पावर गामा इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना है PA, ये हमें निकालना है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है 2V टू द पावर गामा, यानी कि यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा PA इज इक्वल टू P इंटू V अपॉन 2V टू द पावर गामा, करेक्ट, ठीक है। तो PA कितना आ गया, P इंटू V अपॉन 2V टू द पावर गामा, तो यहां से हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू P इंटू 1/2 टू द पावर गामा, यानी कि P डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर गामा। तो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में जो फाइनल प्रेशर है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। PI कितना था, PI था P डिवाइडेड बाई 2, तो अगर हमें निकालना है PA डिवाइडेड बाई PI, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई P/2, यानी कि P और P गया, और यहां से मुझे बचेगा 2 टू द पावर 1 माइनस गामा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब 1.67 दिया हुआ है गामा, तो 2 टू द पावर माइनस 0.67, आप ऑब्वियसली वो निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, तो इसको यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 माइनस गामा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है, सिस्टम से ना हीट बाहर जा सकती है, ना सिस्टम में हीट आ सकती है, ओके, क्लियर, ठीक है। बस हमने इसका एप्लीकेशन कर दिया है, परफेक्ट। तो अब हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस undergoes an adiabatic expansion in which its volume becomes 8 times its initial value. Volume 8 times its initial value. If the initial temperature of the gas is 100 Kelvin and the universal gas constant R is equal to 8 joule per mole per Kelvin, the decrease in internal energy in joule is, ठीक है। अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में सोचिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में सोचिए, फिर इसका डिस्कशन करें। ऑलराइट, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है NCV डेल्टा T, यानी कि मुझे इनिशियल टेम्परेचर पता है, अगर फाइनल टेम्परेचर पता चल जाए तो डेल्टा T पता चल जाएगा। N हमें पता है, CV हमें पता है कि नहीं, CV बिल्कुल हमें पता है, कैसे पता है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसकी CV मुझे पता है, तो ये हो जाएगा N इंटू 3/2 R इंटू डेल्टा T, यानी कि सिर्फ मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइनल टेम्परेचर, और ये प्रोसेस क्या है, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस।
तो अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसके लिए हम टेम्परेचर फाइनल कैसे निकालेंगे? तो मुझे वॉल्यूम का रिलेशनशिप दिया हुआ है, यानी कि मुझे चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये कैसे करते हैं? तो हालांकि ये आपको याद रहना चाहिए, बट फटाफट इसका मैं एक डेरिवेशन आपके साथ कर सकता हूँ। तो PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सॉरी PV टू द पावर गामा, EV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और PV इज इक्वल टू nRT भी होता है। मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे प्रेशर नहीं चाहिए। तो ये जो प्रेशर है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा nRT डिवाइडेड बाई V, और ये V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K अपॉन NR, और n भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, यानी हम कह सकते हैं TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि क्या रिलेशनशिप है? TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशनशिप है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो इसका यूज करके हम फटाफट निकाल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 100 केल्विन, तो यहाँ 100 केल्विन सब्स्टिट्यूट किया, और क्या हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स हो गया है, यानी कि V1 बाई V2 कितना हो जाएगा? V1 बाई V2 हो जाएगा 1 अपॉन 8। V2 क्या है? 8 टाइम्स ऑफ V1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 टू द पावर गामा माइनस 1। अब गामा कैसे निकालें? सोचिए, गामा कैसे निकालें? गामा क्या होता है? Cp बाई Cv। मुझे क्या दिया हुआ है? मोनो एटॉमिक गैस दी हुई है, ठीक है। तो कई बार मुझे क्या होता है, मैं भूल जाता हूँ कि गामा का वैल्यू क्या होता है, मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, डायटॉमिक के लिए क्या होता है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। बट मुझे सिर्फ एक चीज याद है जिसकी वजह से मैं इसको 10 सेकंड में निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि Cv क्या होता है? Cv होता है Fr/2। Cv क्या होता है? Fr/2, मुझे ये पता है, मुझे सिर्फ इतना याद है। तो मोनो एटॉमिक गैस है, तो ये कितना बन जाएगा? 3r/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 3। Cp क्या होता है? Cp होता है Cv प्लस R, यानी ये बन जाएगा 5/2R। और गामा क्या होता है? गामा होता है Cv बाई Cv, यानी कि हो जाएगा 5/2। ठीक है, मुझे सिर्फ Cv का पता है, मुझे Cv का एक्सप्रेशन, तो मैं गामा 10 सेकंड में निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा ये टू द पावर 5/3 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 2/3, 8 टू द पावर 2/3। इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 का पहले क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। 8 टू द पावर 2/3 है, तो पहले 8 का क्यूब रूट लेते हैं, वो कितना होगा? 2। फिर 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि 4, यानी कि बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 25 केल्विन, 25 केल्विन। यानी फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया? फाइनल टेम्परेचर आ गया 25 केल्विन। अब क्या करना है? अब ये पीछे वाले एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो n का वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 3/2, r का वैल्यू हमें 8 दिया हुआ है, जबकि 8.3 समथिंग समथिंग होता है, बट क्वेश्चन में दिया है तो ले लेते हैं। तो r का वैल्यू हमने 8 ले लिया, और डेल्टा t कितना हो जाएगा? डेल्टा t हो जाएगा 25 माइनस 100, करेक्ट, 25 माइनस 100, क्योंकि हम यहाँ डेल्टा u निकाल रहे हैं। तो डेल्टा u आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -3/2 इंटू 8 इंटू 75, तो ये चला गया 4 टाइम्स, सो 4 इंटू 75 कितना होगा? 152, 300, 300 इंटू 3 माइनस 900 जूल। तो ये डेल्टा u का वैल्यू है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर होगा 900 जूल। क्लियर? तो अगर इसको आपको नोट करना है तो फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो अगर इस पार्ट को नोट करना है तो इस पार्ट को भी नोट कर लीजिए।
राइट डन। तो हमारा आंसर आ चुका है 900 जूल, यानी कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। A Carnot engine has an efficiency of 1/6. When the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, its efficiency is doubled. The temperature of the source and the sink respectively is. ठीक है, तो Carnot engine के बारे में याद कीजिए, उसकी efficiency का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करें। ऑलराइट, तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ Carnot engine क्या होती है। ठीक है, तो मैं इसको लिखना पसंद करता हूँ 1 माइनस TL अपॉन TH। ठीक है, Carnot engine की एफिशिएंसी मैं कहीं कहीं T2 अपॉन T1 लिखा रहता है, बट तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि T2 ऊपर T2 नीचे, तो मैं सिंपली क्या कहता हूँ, इसको 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर लिखता हूँ, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी तो 1 से कम ही होनी है। ठीक है, Carnot engine की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है इन ऑल आइडियल सिनेरियोज। ठीक है, किसी भी एनर्जी डिसिपेशन की बात नहीं हो रही है। इन एन आइडियल वर्ल्ड द Carnot engine कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये है वन स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो 1 माइनस TL अपॉन TH में लिखता हूँ, क्योंकि TL अपॉन TH हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो 1 माइनस TL अपॉन TH मुझे कितना दिया हुआ है, 1 अपॉन 6 दिया हुआ है। एफिशिएंसी कितनी है, 1 अपॉन 6। अब क्या हो रहा है, सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि जो सिंक का टेम्परेचर है, ठीक है, तो सिंक का टेम्परेचर कौन सा होता है, तो Carnot engine में क्या होता है, एक सोर्स होता है। ठीक है, एक सोर्स होता है जो हायर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और एक सिंक होता है जो लोअर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें हम हीट जो है वो हायर यानी कि सोर्स से सिंक में डंप करते हैं। ठीक है, हीट कहाँ डंप होती है, फ्रॉम a system which has higher temperature to a system which has lower temperature. सोर्स टू सिंक में हीट डंप की जाती है। करेक्ट, याद आ रहा है ये चीज। ओके, तो हमने क्या किया है, सिंक का टेम्परेचर क्या किया, 62 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 माइनस TL माइनस 62। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, ये सारे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो केल्विन में होने चाहिए। एफिशिएंसी में जो भी T लिखा है हमने वो किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। लेकिन केल्विन में जो टेम्परेचर चेंज होता है और डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर चेंज होता है वो सेम ही होता है। करेक्ट, तो मैं सिंपली इसको लिख देता हूँ TL अपॉन 62 डिवाइडेड बाई TH। अब क्या हुआ, अब एफिशिएंसी डबल हो गई। एफिशिएंसी डबल हो गई, इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी हो जाएगी 1/3। तो मुझे सिंपली क्या करना है, TL और TH निकालना है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से आएगा TL डिवाइडेड बाई TH इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। ठीक है, यानी कि हम TH को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। TH इज इक्वल टू 6/5। तो TH और TL के बीच में रिलेशनशिप हो गया, उसको इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा TL माइनस 62 डिवाइडेड बाई TH इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। तो TL माइनस 62 बाई TH को मैं सिंपली क्या ले गया, राइट हैंड साइड ले गया, और हाँ मतलब इसको सब्जेक्ट बना लिया, तो ये बन जाएगा 2/3। ओके, अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3TL माइनस 3 2 6 3 6 18 इज इक्वल टू 2TH। अब क्या करते हैं, या तो मन करे तो TL को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या तो मन करे तो TH को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो मैं TH को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3TL माइनस 186 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और TH कितना है, 6/5 TL। करेक्ट, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो मुझे मिल जाएगा TL है, या इसको पहले 3 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 62, और ये बन जाएगा 2। यानी कि सिचुएशन क्या आ जाएगी, सिचुएशन आ जाएगी कि 4/5
TL into 1 minus 4 by 5, this is equal to 62। ये सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि यहाँ से हम TL का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, यहाँ से TL का वैल्यू आ जाएगा 62 into 5 divided by 1। So 5 2 times 10 1 5 6 30, so 310 Kelvin। तो TL का वैल्यू कितना आ गया, TL का वैल्यू आ गया 310 Kelvin। तो यहाँ से TH का वैल्यू कितना आ जाएगा 655 मल्टीप्लाइड बाई 310, तो ये हो जाएगा 562 ही हो जाएगा, करेक्ट। और ये हो जाएगा 6 to 12 136 372 Kelvin। आई बात समझ में, ठीक है। तो पहले इसको आप फटाफट नोट कीजिए, फिर TL और TH को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो TL और TH को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके ऑप्शंस चेक करेंगे। तो पहले इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। ऑलराइट, डन। तो TH है 372 केल्विन, TH है 372 केल्विन और TL है 310, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 372 माइनस 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 99 डिग्री सेल्सियस। हो जाएगा 310 माइनस 273, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा तो 10 में से 3 गया 7, 10 में से 37 सेल्सियस, यानी कि source of so temperature of the source is 99 degree Celsius but temperature of the sink is 37 degree Celsius। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, डन, परफेक्ट। तो हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a refrigerator placed in a room at 300 Kelvin has inside temperature 200 Kelvin, how many calories of heat shall be delivered to the room for each 2 kilocalorie of energy consumed by the refrigerator by week। ठीक है, तो रिकॉल कीजिए कि एक रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सोचिए, एक अटेम्प्ट लीजिए और फिर इसका डिस्कशन कीजिए। चलिए इसका फटाफट एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। कंटेंट्स मतलब मिल्क हो गया, एग हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये आपके कंटेंट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर का पर्पस ही यही है, इसको लो टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाहर होती है सराउंडिंग, ठीक है। तो इससे जो कंटेंट्स है हमारे, उसको हम ठंडा कैसे रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि उसको जो कंटेंट्स है उससे हीट निकाल के बाहर एटमॉस्फेयर में डाल दे रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है। किसी चीज को ठंडा हम कैसे करते हैं, कि आप अगर एयर कंडीशनर का भी सेम फंडा है, आपको क्या रखना है, आपको रूम ठंडा रखना है, यानी कि रूम से आप हीट निकाल के बाहर एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं, ठीक है। तो वही करना है हमें यहाँ पे, तो कंटेंट से निकाल के हमें हीट डाल देनी है सराउंडिंग में। तो ऑब्वियसली जो सराउंडिंग होगा वो किस पे होगा, वो एक हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट या Q2 ले लेते हैं, जनरली इसको Q2 लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट अगर हम कंटेंट से निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम Q1 अमाउंट, इस पे हम वर्क डन कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट मुझे निकालनी है, तो वो अपने आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे तो हीट फ्लो करती नहीं है, यानी कि मुझे वर्क करना पड़ेगा उसको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे डालने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल हीट जो सराउंडिंग को दी गई वो है Q1। ठीक है, टोटल हीट सराउंडिंग को दी गई वो है Q1। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमने निकाली कंटेंट से, W अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ा, और टोटल Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमने सराउंडिंग में दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया Q1 माइनस Q2, है कि नहीं? टोटल हीट कितनी दी हमने? Q1। ठीक है, और हीट निकाली कितनी रेफ्रिजरेटर या कंटेंट से हीट निकाली कितनी? Q2। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया Q1 माइनस Q2। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं कि हमने कितनी हीट निकाली कंटेंट्स में से, हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकाली। ठीक है, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट के लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा? मुझे वर्क डन करना पड़ा W। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे हम निकालते हैं रेफ्रिजरेटर की? कि मैंने कितनी हीट कंटेंट से निकाली और उसके लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, ये हो जाती है एफिशिएंसी। और अगर आप डेरिवेशन करेंगे इसका तो आपको मिल जाएगा, ये जो एफिशिएंसी है इसको हम टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और टेम्परेचर के टर्म्स में क्या हो जाता है? ये TL डिवाइडेड बाई TH माइनस T। क्लियर है बात? ठीक है, ये फंडा होता है रेफ्रिजरेटर का। एफिशिएंसी इज Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL। क्लियर? अब इस फंडे को हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन। तो बेसिकली हमें दिया हुआ क्या क्या है? ये क्या है? द रेफ्रिजरेटर इज प्लेस्ड इन अ रूम एट 300 केल्विन, यानी ये रूम का टेम्परेचर है, यानी कि ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर होगा। इनसाइड का टेम्परेचर कितना है? 200 केल्विन, यानी कि ये TL होगा, लोअर टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम? सराउंडिंग को कितनी हीट दी जा रही है? Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे Q1 निकालना है, करेक्ट? फॉर ईच 2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर, तो एनर्जी जो कंज्यूम करता है रेफ्रिजरेटर वो बेसिकली क्या है? बेसिकली वो है वर्क डन। करेक्ट, उसको वर्क डन करना है तो कहीं से तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है और उससे वो वर्क डन करता है। वर्क डन कितना है? 2 किलो कैलोरी। आई बात समझ में? ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है? Q1, मुझे TH, TL और W पता है। कैसे करें इसको सॉल्व? बहुत सिंपल है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी TL अपॉन TH माइनस TL, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 200, यानी कि कितना? यानी कि ये बन जाएगा 2। तो एफिशिएंसी कितनी है? 2। ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी 1 से ज्यादा हो सकती है। ओके, कैरनॉट इंजन की एफिशिएंसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, बट रेफ्रिजरेटर क्योंकि हम उसको उस तरह से डिफाइन करते हैं, उसकी एफिशिएंसी 1 से ज्यादा हो सकती है। ओके, अब एफिशिएंसी को हम और कैसे लिखते हैं? एफिशिएंसी को हम लिखते हैं Q2 डिवाइडेड बाई W, है कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं Q2 इज इक्वल टू W। W कितना है? 2, और एफिशिएंसी कितनी है? 2, यानी कि 4 किलो कैलोरी। यानी कि Q2 का वैल्यू कितना आ गया? Q2 का वैल्यू आ गया 4 किलो कैलोरी, यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट हम कंटेंट से निकाल रहे हैं। ओके, अब वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2, यानी कि Q1 कितना हो जाएगा? वर्क डन प्लस Q2, और ये हो जाएगा 2 किलो कैलोरी प्लस 4 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 6 किलो कैलोरी, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? तो इसके बाद एक बार आप नोट कीजिए, इसको एक बार सोचिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑलराइट, डन। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और अब हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
A solid body of constant heat capacity 1 joule per degree Celsius is being heated by keeping it contact with the reservoir in 2 ways. पहला वे क्या है? Sequentially keeping it in contact with 2 reservoirs such that each reservoir supplies same amount of heat. Subsequently, keeping it in contact with 8 reservoirs such that each reservoir supplies the same amount of heat. In both the cases, body is brought from initial temperature of 227 degrees Celsius to the final temperature of 527 degrees Celsius. Entropy change of the body in the two cases respectively is. तो याद कीजिए कि एंट्रोपी चेंज क्या होता है, एंट्रोपी चेंज कैसा फंक्शन होता है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं. तो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी एक चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन होता है. ठीक है, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या कि आप उसको किस प्रोसेस से ले जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. तो एंट्रोपी भी कैसा फंक्शन है? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. मतलब the change in entropy does not depend on the path, it only depends upon initial and final state. करेक्ट. इसका मतलब है कि अगर उसको 2 रिजर्वॉयर के साथ हीट कर रहे हैं या 8 रिजर्वॉयर के साथ हीट कर रहे हैं या दुनिया के किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसको ले जा रहे हैं, इनिशियल सिचुएशन क्या है? इनिशियल सिचुएशन ये है, इनिशियल स्टेट ये है कि वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, फाइनल स्टेट ये है कि वो 527 डिग्री सेल्सियस पे है. तो दोनों केसेस में उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है. यानी कि एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए? एंट्रोपी चेंज भी सेम होना चाहिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम सीधे ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकते हैं. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि दोनों केसेस में एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या है? सेम है. ठीक है, तो ये तो मुझे सिर्फ ये पता था कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो मैंने ऑप्शन ए को टिक कर दिया, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. बट ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट भी समझना इंपॉर्टेंट है, तो इनको इसको प्रॉपरली भी हम सॉल्व करेंगे. तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी होता है ds, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं dq रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय t. इसको हम डिफाइन करते हैं dq रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय t. इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल से इतना है कि ये है स्टेट 1, ये है स्टेट 2. ये कौन से प्रोसेस से 1 से 2 गया है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है. तो मैं क्या करूंगा? मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस चूज करूंगा. ठीक है, मैं क्या करूंगा? एक रिवर्सिबल प्रोसेस चूज करूंगा 1 से 2 जाने में, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम अपने सारे इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो चीज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कई जगह वहां मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं मिलेगा. अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हम एक चूज करेंगे और उस रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हम एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे. तो ये dq क्या है? उस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हीट गिवन टू द सिस्टम. ठीक है, उसको हम कहते हैं dq रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. ये होता है एंट्रोपी चेंज. तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? dq को मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, dq को मैं लिख सकता हूँ ms dt. लेकिन ठीक है, q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा होता है या डेल्टा टी होता है. तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि dq इज इक्वल टू ms dt. m मास है बॉडी का, s क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और dt है चेंज इन टेम्परेचर. तो ये ms क्या होता है? ठीक है, ms सिंपली हो जाती है हीट कैपेसिटी. h जो कि हीट कैपेसिटी है, दिस इज इक्वल टू ms. ठीक है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो हमें हीट कैपेसिटी दी हुई है, तो ये हो गया h इंटू dt. करेक्ट. तो मैं लिख सकता हूं कि ds इज इक्वल टू h इंटू dt डिवाइडेड बाई t. अब मुझे जो
चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकलेगी? इंटीग्रल ऑफ एच डी टी बाई टी। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर है, क्या दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे टी कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब इसको 300 केल्विन बोलना पड़ेगा। और फाइनल टेम्परेचर कितना है? 527 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको 600 केल्विन बोलना पड़ेगा। तो ये जा रहा है अपने 300 केल्विन से 600 केल्विन। तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा? डेल्टा एस आ जाएगा, एच बाहर आ जाएगा, एच कांस्टेंट है, कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ठीक है, एच का वैल्यू 1 एसआई यूनिट दिया हुआ है। dt बाई टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ln t, और 300 टू 600 डालना है, तो ln 600 माइनस ln 300 कितना हो जाएगा? ln 6 बाई 300, 600 बाई 300, यानी कि आ जाएगा ln 2। और दोनों प्रोसेस में क्या होगा? दोनों प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो चेंज प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करेगा। तो मेरा आंसर आ गया, द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू ln 2 फॉर बोथ द प्रोसेसेस। करेक्ट? क्लियर? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे होगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर रहे होगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काफी ध्यान दे रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर, कीप रिवाइजिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैव फन विद लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।